क्वेश्चन। उसमें पहला था हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप, यस, and the functional group is defined as the atom or group of atom joined in a specific manner and characteristic properties of organic compound. हाँ, तो ये इसका रीजन भी बन रहा है, तो ये आ जाएगा। सेकंड था नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड इज क्लासिफिकेशन is a classification as alicyclic compound. करेक्ट है ये भी? एरोमेटिक की नहीं है, नॉन एरोमेटिक। नॉन बेंजेनॉइड ऐसी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पर सेकंड वाला ये भी करेक्ट है, ये भी बेंजेनॉइड कंपाउंड है, तो बी आ जाएगा। तीसरा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। नो, गलत है ये। कंडेंस्ड फार्मूला होता है C2H4, ये तो ओपन फार्मूला है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा था कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द डैशेस रिप्रेजेंटिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ये करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, पहला रॉन्ग है। तो देखो जरा क्या बनता है, डी बनता है, क्या बनता है? यस मैम, इसका तो डी है, पर 53 का उन्होंने बी दिया हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज, नहीं ये वैसे बन रहा है इसका रीजन कि OH is a functional group because functional group is defined as the atom or group of atom joined in a specific manner responsible for properties, and OH group is also responsible. ओके मैम, मैंने भी असल में ए किया था आंसर की, मैं बी था। नहीं, वही होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आदित्य तुमने भेजे थे? यस मैम। Which of the following statement about buffer is wrong? Yes. Weak acid and their salts are better as buffer for pH less than 7. एक मिनट। Weak bases and their salts are better as a buffer for pH more than 7. A buffer solution has generally lost its usefulness when one component of the buffer pair is less than that. ये ठीक है, C is correct. For Yes, most effective buffering in acid range or buffer range, the two component of the buffer should have almost same mass per unit volume. हम ये भी करेक्ट है। मास पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं, कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए उनका, मोलर कंसंट्रेशन। अब मान लो उसका जो हाँ, मतलब मोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है, वो मास पर यूनिट की डेंसिटी नहीं, बट हाँ कंसंट्रेशन समझ लो, दोनों की सेम कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो वो कह सकते हैं ये करेक्ट है। तो C एंड D तो करेक्ट है, डाउट फॉर A एंड B। इन्होंने तो मतलब आंसर ही D दिया हुआ है। हाँ, C तो करेक्ट है ही। बफर सॉल्यूशन हैज जनरली लॉस्ट इट्स यूजफुलनेस व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज लेस देन 10% ऑफ द अदर, ठीक है, पर D तो ठीक है। D पहले दो नहीं है, D is wrong और A and B are correct। नहीं, उसने स्टेटमेंट D को रॉन्ग बताया। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो ठीक होना। हाँ, मास की जगह मोल होना चाहिए, क्योंकि हमेशा मोलर रेशो लेते हैं, मास नहीं लेते। मोलर बस उसके करके या तो इन्होंने कह दिया होगा। तभी के स्कूल एग्जाम के तो क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है। बाकी है कि वीक एसिड and their salts are better as a buffer for pH less than 7. ऐसा तो मतलब वो तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर pH मतलब एसिड डाल रहे हैं तो वो बेस वाले साथ कर जाएगा, वरना बेस डाल रहे हैं तो उसके साथ है। पर जैसे ये कह सकते हैं कि हाँ, एसिडिक बफर का जो pH है वो होता है pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, है ना? यस मैम। और नॉर्मली एसिड का पीके वैल्यू 5, 6, 7 कुछ ऐसा ही होता है। हाँ जी मैम। तो पीएच जो है लेस देन 7 ही होती है नॉर्मली एसिडिक बफर की। yes, बेटर की बात नहीं, अदरवाइज ये। अब अगर बेसिक बफर है तो उसमें वो 14 वाला फैक्टर आ जाता है ना। हाँ, वो पीएच ग्रेटर देन 7 हाँ, है ना, तो 7 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो उस एंगल से कह सकते थे, पर ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ ना कि इट इज अ बेटर एज ए बफर, वो गलत है। यस मैम। उसके बाद था pH ऑफ H2O2 सॉल्यूशन के ए दिया हुआ है। H2O2 की डिसोसिएशन कैसे होएगी, मतलब एज एन एसिड? एज एन एसिड डिसोसिएट हो गया, ये H+ आयन और HO2- आयन ही देगा। HO2- आयन
पर इसको कैलकुलेट नहीं करना है, रीजन बीइंग कि स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि वाटर से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। तो पीएच जो है होगा ये एसिडिक, तो स्लाइटली लेस देन 7, तो बी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, पर वाटर की तरह ही लेना है इसको, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। यस मैम, ओके, H2O2 है। तो स्लाइटली एसिडिक है। फिर था द रिएजेंट दैट कैन सेलेक्टिवली precipitize sulfide ion from a mixture of sulfide and sulfate in aqueous solution is बेरियम क्लोराइड होगा। बेरियम क्लोराइड जो है बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देता है, जबकि बेरियम सल्फाइड डिसॉल्व हो जाता है, तो बेरियम क्लोराइड से उसको पर कर सकते हैं। सल्फाइड का भी तो मतलब जैसे लाइक अगर हम जैसे सल्फाइड का कोई पीपीटी बना ले तो वो डी भी से तो बनता है, नाइट्रोप्रोसाइड है ये सल्फाइड को ले लेता है। सी तो भी फिर है, हम ये भी सल्फाइड से कर ही प्रेसिपिटेट देगा। बनाता है, पर ये सल्फेट से भी बनाता है। ओके मैम, तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि ये किसका? सॉल्ट एनालिसिस है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो अभी नहीं है। सॉल्ट एनालिसिस पूरा टॉपिक है 12th में। ओके। अगला था जिंक ऑक्साइड Na2O से सोडियम जिंकेट बना रहा है और CO2 के साथ। तो इसमें इसका मतलब पहले वाले में जिंक ऑक्साइड एसिड है, जब CO2 से रिएक्ट करेगा तो बेस है। कैसे? CO2 एसिड है ना, तो उसके साथ अगर यस मैम, जिंक ऑक्साइड मैं रिएक्ट कर CO2 रहा है वाला तो समझ में आ गया था, Na2O वाला वो Na2O ऐसे स्ट्रांगली बेसिक अल्कली है। बेसिक है तो बस वो एसिड बन गया। हाँ, तो ये अल्कली है, तो फिर इसके साथ क्या होगा? ठीक है, ठीक है, एसिड ही बनेगा। ठीक। सो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। लास्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कर रहे थे। हाँ बोलो जरा। मैम लास्ट क्लास में से एक डाउट है मैम। मैम ग्रुप 4 के जो सॉल्ट है वो ग्रुप 2 के साथ प्रेसिपिटेट कैसे देते हैं, उसकी एग्जांपल बता दोगे एक और? एक्चुअली अगर हमारे पास कॉपर +2 और निकल +2 दोनों है, हम दोनों में H2S पास करते हैं, तो दोनों के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, और दोनों के प्रेसिपिटेट का कलर भी ब्लैक होता है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ब्लैक प्रेसिपिटेट कॉपर का है या निकल का है या दोनों ही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके मिक्सचर में हम पास करते हैं H2S, बट मीडियम ले लेते हैं एसिडिक। इसकी प्रेजेंस में सल्फाइड आयन कम मिलते हैं, और कॉपर का जो KSP है दैट इज लो, उसको कम सल्फाइड आयन चाहिए। तो जब थोड़े से सल्फाइड आयन मिलेंगे तो सिर्फ कॉपर का जो आयनिक प्रोडक्ट है उसके KSP से ज्यादा हो जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट बना देगा। जबकि निकल ग्रुप 4 का है तो उसको ज्यादा प्रेसिपिटेट चाहिए, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। तो ऐसे में हम H2S पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस क्या करेगा, इसमें से H को निकाल देगा और ज्यादा सल्फाइड आयन बनाएगा। अगर ये ज्यादा सल्फाइड आयन बनेंगे तो निकल +2 और सल्फाइड आयन का जो प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट, उसके KSP से ज्यादा हो जाएगा और ये प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। कहने का मतलब हमें दो कंडीशन में H2S पास करनी पड़ेगी। फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ताकि सिर्फ कॉपर प्रेसिपिटाइज हो, निकल ना हो। उसके बाद हम इसमें H2S बेसिक मीडियम कर देंगे तो निकल प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। अगर हम पहले ही ये कंडीशन लेते तो दोनों ही प्रेसिपिटाइज हो जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो लास्ट क्लास में हम, हाँ बोलो मैम। लास्ट क्लास में मैं थी नहीं तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी। मैंने आपसे बस ये कंफर्म करना था कि जो हमने KSP वाला देखा था कि अगर उसकी आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आता है या कम आता है, वो केमिकल बॉन्डिंग के रिएक्शन कोशेंट की तरह है ना? बॉन्डिंग की तो नहीं, पर हाँ केमिकल बॉन्डिंग हाँ, मैम, केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ, रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम के कोशेंट की तरह ही है। ओके बिल्कुल मैम, कोशेंट की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए आज का जो टॉपिक है वो जैसे पिछली क्लास में हमने किया था सॉल्युबिलिटी। जैसे हमने कहा था AgCl की सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स क्या होंगे। कॉमन आयन इफेक्ट जितना ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। जैसे कि प्योर वाटर है उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 0.1 मोलर AgNO3 में होगी, फिर 0.2 मोलर NaCl में होगी, क्योंकि यहाँ कॉमन आयन क्लोराइड आयन है, यहाँ कॉमन आयन सिल्वर आयन। प्योर वाटर में ज्यादा होगी। बट अब हमें देखना है कि एक्वस अमोनिया में इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और उससे भी ज्यादा उसकी होती है जब हम एक्वस KCN डालते हैं। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों हुई, उसका रीजन मैंने बताया था कि जब हम AgCl के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और इस मिक्सचर में अमोनिया है, तो as soon as silver ion is formed, it react with ammonia to form a stable complex. और ली-चैटरले प्रिंसिपल क्या कहता है, whenever the product is removed, this will shift the equilibrium to forward direction.
तो अमोनिया जितनी बड़ी होगी वो सारी ही सिल्वर से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगी। इसकी रिवर्स बहुत कम है, फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है। और इस रिएक्शन के कांस्टेंट को फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं। इट इज द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। और ये बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 10⁸ और 9 के अराउंड है। तो इतनी ज्यादा वैल्यू का मतलब ऑलमोस्ट सारा ही सिल्वर आयन, मतलब कहने का मतलब जितनी भी अमोनिया है वो सिल्वर आयन को लेकर आगे चली जाएगी। अब इस सिल्वर आयन का को कॉम्पनसेट करने के लिए AgCl ज्यादा डिसोसिएट होगा ना, क्योंकि उसको तो अपना इक्विलिब्रियम अचीव करना ही है। सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन के प्रोडक्ट को उसके KsP के बराबर लाना ही है। सो इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब अमोनिया की जगह अगर CN होता तो इसका कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा स्टेबल बनता, मतलब इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट और भी ज्यादा होता। सॉरी, और फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड और ज्यादा होने वाली है। तो जितनी ज्यादा सिल्वर यूज होगी उतना ही उसका जो आयनिक सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। पहले तो मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। अब आज हम करेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी होगी कितनी। इतना तो हमें पता चल गया कि व्हेन दिस प्रोडक्ट सिल्वर आयन इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम then this will shift the first equilibrium to forward direction, मतलब ये ज्यादा डिसोसिएट हुआ, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब सिल्वर आयन रिमूव कब होगा? जब इसके साथ अमोनिया का कंबाइन कर जाए और उसका कॉम्प्लेक्स बना लो। अगर अमोनिया की जगह KCN है तो और भी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो और भी ज्यादा सिल्वर आगे की तरफ जा रही है। और अगर फर्स्ट स्टेप से सिल्वर निकलती जाएगी तो ये इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करती रहेगी। मुझे बताएं, समझ में आई? यस मैम। तो आज हम करेंगे कि वो सॉल्युबिलिटी है कितनी। अभी तो हमें पता चला ना सबसे ज्यादा है, बट हाउ मच इट इज। जैसे पिछली क्लासेस में हमने निकाला था ना, प्योर वाटर में क्या थी, कॉमन आयन की प्रेजेंस में क्या थी, यहां तक सबको क्लियर हो गया था? यस मैम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। इसमें हम दो इक्विलिब्रियम को स्टडी करने वाले हैं। पहला AgCl का डिसोसिएशन, उसका कांस्टेंट KsP। दूसरा सिल्वर कंबाइन विद अमोनिया टू गिव अ कॉम्प्लेक्स, इसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कहने वाले हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं ना, इनको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स। अब सपोज यहाँ अमोनिया AgCl की सॉल्युबिलिटी सपोज S है और ये S मोल सिल्वर आयन दे रहा है, S मोली क्लोराइड आयन दे रहा है, बट इस S में से कुछ पार्ट सिल्वर का यूज हो रहा है इन सेकेंड कॉम्प्लेक्स। इसका X यूज हुआ तो कितना बच गया? S माइनस X एट इक्विलिब्रियम। अमोनिया कितना यूज हुआ? अगर ये X यूज हुआ तो अमोनिया क्या यूज होगा? 2X। सपोज स्टार्टिंग में हमने M लिया था, M कंसंट्रेशन थी अमोनिया की, उसमें से 2X निकल गया। और कॉम्प्लेक्स कितना बना? X। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज X। यहां तक क्लियर है? लिख लीजिए। ये जो आज हम जितना भी कर रहे हैं एडवांस लेवल का इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तुम्हारे साइनॉप्सिस में बॉक्स के अंदर ये सारा दे रखा है डिटेल। सो यहां तक सबने लिख लिया? यस मैम। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, Kf is too large, that is this reaction is almost complete. Almost complete कहने का मतलब S minus X is nearly equal to 0.
एग्जैक्टली तो जीरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम के लिए हर कंपोनेंट का होना जरूरी है। के तो जीरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम के लिए हर कंपोनेंट का होना जरूरी है। के मतलब कि अगर अमोनिया हमारे पास इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई है, इसका मतलब कि उसने ऑलमोस्ट सारे सिल्वर आयन को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया होगा, मतलब S इज नियरली इक्वल टू X। ये पॉइंट बताएं, क्लियर हुआ? यस। As complex is highly stable. अब अगर हम फर्स्ट स्टेप का KSP का रिलेशन देखें, KSP इज सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन, और सेकंड स्टेप में KF का रिलेशन देखें, दिस विल बी में कॉम्प्लेक्स में सीधा कॉम्प्लेक्स ही लिख रही हूँ, बाय सिल्वर आयन एंड अमोनिया स्क्वायर। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट लेते हैं KSP इंटू KF का। KSP था सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन, और KF क्या था? कॉम्प्लेक्स बाय सिल्वर आयन एंड अमोनिया स्क्वायर। इसमें से अब देखिए ये कैंसल, और क्लोराइड आयन क्या था? S, ये था S, और कॉम्प्लेक्स क्या था? X। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स और S नियरली सेम है, तो हम इसको S स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? मुझे बताओ, ये यहां तक क्लियर हुआ? जो ग्रीन से मैंने लिखा है, फॉर्मूला पता चला? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। मैम ये m-2x में ये m क्या है? M मान लो ओरिजिनल अमोनिया, ओके, ओरिजिनल अमोनिया कंसंट्रेशन, और 2x वो जो बना मतलब नहीं डिसोसिएट हुआ। जो यूज हो गई। हाँ, M-2x इज रिमेनिंग अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। यूज मैम होने के जैसे बाद जो बची इक्विलिब्रियम पर अमोनिया, क्योंकि फॉर्मूले में तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन लिखते हैं ना। मैम जो लाइक इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन का हमें कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, वो तो मैम जैसे हमने केमिकल में करा था कि वो कि k ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू k फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय k। ये फॉरवर्ड नहीं है, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है। ओके, के फॉर्मेशन कांस्टेंट, के फॉर्मेशन लिखा जाता है, फॉरवर्ड नहीं है। यस मैम, फॉर्मेशन कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट, यस। इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। के फॉर्मेशन इज स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया समझ में। और S क्या था? व्हाट वाज X? सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्स की सॉल्युबिलिटी। अब देखो जरा क्या फॉर्मूला बना है। S विल बी KSP इंटू KF का रूट इंटू अमोनिया कंसेंट्रेशन। नहीं, क्या अमोनिया स्क्वायर था? S स्क्वायर है, रूट करेंगे इसका। बताइए यहां तक समझ में आया? अमोनिया स्क्वायर, जितनी अमोनिया ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। देख रहे हो ना यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी इज रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पर अगर अमोनिया काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या देखने वाले हम? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। जैसे हम कहते हैं ना, कॉमन आयन जितना ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी कम, यहाँ अमोनिया जितना ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। बस ये जो KF की वैल्यू है ये KCN में ज्यादा हो जाती है। तो अगर ये KF की वैल्यू ज्यादा हो जाए तब भी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ना, isn't it? तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड की? फॉर्मेशन कांस्टेंट पर
और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पर। KSP तो AgCl है, वो तो हमेशा ही सेम रहने वाला है। मुझे बताएं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? मैम हम्म ये जो सेकंड स्टेप है मैम, इसके आगे जो ये आपने एकदम लास्ट स्टेप किया मैम, ये एक बार और बता दीजिए किस तरह से बना। यहां तक पता चल रहा हाँ जी मैम, यहाँ तक पता चल गया। है ना? सिल्वर कैंसर, क्लोराइड आयन क्या था? S, और कॉम्प्लेक्स क्या था? X डिवाइडेड बाय अमोनिया स्क्वायर, यही था। हाँ जी और मैम। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि S और X नियरली सेम है, सारा ही सिल्वर चेंज हो रहा है कॉम्प्लेक्स में, तो S माइनस एक्स इज नियरली जीरो, मतलब सिल्वर यस आयन मैम। बहुत कम बचे हैं। तो S विल बी इक्वल टू X, तो यहाँ पर S इंटू एक्स को H स्क्वायर लिख सकते हैं। यस मैम। यस। बस इसको अभी रीअरेंज कर लिया, अमोनिया इधर ले गए, फिर इसका रूट ले लिया। तो इसमें अमोनिया की वो M/V निकलेगी। M minus 2x is ammonia left at equilibrium। मतलब इसकी मोलर कंसंट्रेशन निकलेगी ना अमोनिया की। हाँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट जो है मोलर कंसंट्रेशन के लिए। अगर हमें दिया हो इन दिस मिक्सचर अमोनिया कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज 2 मोलर, तो यहाँ 2 लगा दो। जैसे ओके मैम। कॉमन आयन की कंसंट्रेशन लिखते थे, वैसे अमोनिया की कंसंट्रेशन लिखते। ओके मैम। आगे समझ में? अब यस मैम। दूसरा एग्जांपल देखिए सिल्वर सॉल्ट का ही, कि AgCl का अगर हम सोल्यूशन लेते हैं और मीडियम में, सॉरी AgCl का नहीं, सिल्वर का कोई दूसरा सॉल्ट लेते हैं जिसका कि अनायन भी रिएक्ट कर जाए, जैसे कि ये है सिल्वर एसीटेट। मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसमें दोनों वीक है, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड वो भी वीक है और एसीटेट आयन भी वीक है। अब इस सॉल्यूशन में इस सॉल्ट को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इतना तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो एसीटेट आयन है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कर लेता है ना? तो यस मैम। ऐसे में उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो चलिए अगला एग्जांपल, ये एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस है ना, उनमें एक न्यूमेरिकल में ये एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें सिल्वर बेंजोएट लेके किया हुआ था। तो बात तो एक ही है ना, सिल्वर बेंजोएट लो या एसीटेट लो। पर देखिए जरा इधर, जब हम सिल्वर एसीटेट को वाटर में डालते हैं, हम तो सॉल्युबिलिटी वाटर में ही निकालते हैं ना, तो इस सॉल्यूशन में जो सिल्वर आयन है वो इस तरह से एसीटेट और सिल्वर आयन, और एक्वस सॉल्यूशन में हम सॉल्युबिलिटी का यही फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये भी एक्वस हो गया, ये भी एक्वस हो गया, और ये आ गया इसका KSP। एंड व्हाट इज KSP? KSP इज एसीटेट आयन एंड सिल्वर आयन इन सॉल्यूशन। बट होगा क्या, जब हम इसका सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन लिखेंगे तो ये जो एसीटेट आयन बना है, इट रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिटिक एसिड। किया था हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, एसीटेट आयन वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा प्योर वाटर में। सिल्वर का क्यों नहीं कभी कराते थे? सिल्वर आयन, सिल्वर का जो हाइड्रोक्साइड है ना बहुत ही अनस्टेबल होता है। सिल्वर का हाइड्रोक्साइड बहुत अनस्टेबल होता है। बट कार्बो ये जो एसिटिक एसिड है ये कर पाते हैं। हम्म और तुम्हें पता है इसके कांस्टेंट को हम KH कहते हैं, KW बाय KA। फर्स्ट वाला KSP है और ये वाला KH है। अब
अगर इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, तो S ये बना, S ये बना, और यहां से ये S में से X यूज हो गया, वाटर तो एक्सेस में है, ये X है और ये X है। इतना हमें पता है, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या लिख सकते थे, KH इज OH ion concentration square by acetate ion, isn't it? एसीटेट आयन के हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड बना प्लस OH आयन बना, जितना OH आयन बना उतना ही एसिटिक एसिड बनेगा। अब जरा हम लेते हैं KSP into KH। KSP क्या है, एसीटेट आयन एंड सिल्वर आयन बाय into एसिटिक एसिड की जगह OH आयन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया OH आयन स्क्वायर बाय एसीटेट आयन। अब देखिए इस फॉर्मूले में एसीटेट आयन तो कैंसिल, सिल्वर आयन का मतलब क्या था S, इसको S लगा दें, KSP into KH is S into OH आयन स्क्वायर। सो जितनी OH आयन की कंसंट्रेशन उतना ही इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP KH by OH ion square will be solubility S। प्योर वाटर में OH ion 10⁻⁻7 होते हैं, या अगर हमें इस मीडियम का pH वगैरह दिया होता तो हम बता सकते थे। तो मैं इस फॉर्मूले से, लास्ट फॉर्मूले से क्या पता चला कि S कब ज्यादा होगा, जब OH आयन कम होंगे, मतलब मीडियम एसिडिक होगा, एसिडिक मीडियम। तो solubility of this salt will be maximum in acidic medium, minimum in basic medium. Solubility will be maximum in acidic medium and minimum in basic medium. मुझे बताओ ये क्लियर हुआ? मैम अगर ऐसे ही हमारे सॉल्ट का जो बेसिक पार्ट है उसकी हाइड्रोलिसिस होती तो फिर वो बेस में ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी ले लेते, हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी ले लेते। ओके। अब जरा मैं लेती हूँ कि मीडियम अगर अच्छा सफिशिएंटली एसिडिक हो तब में इसकी सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली क्या होगी। तो अगला एग्जांपल करते हैं इसी सॉल्ट को लेके। में AgOH क्यों नहीं फॉर्म हो रहा? AgOH हाईली अनस्टेबल है, वो फिर से ब्रेक हो जाता है वाटर और Ag पॉजिटिव में। सिल्वर का हाइड्रोक्साइड बहुत ही अनस्टेबल होता है। ओके। अगला देखिए, इन एसिडिक मीडियम कुछ चेंज आएगा इसमें। अभी तो हमने पहला इक्वेशन तो हमने वाटर में निकाला था ना, अभी अगर मीडियम एसिडिक कर देते तो ये क्या चेंज आता है देखिएगा। ये सिल्वर एसीटेट लिया, एसीटेट आयन और सिल्वर आयन में कंबाइन हुआ। अगर मीडियम एसिडिक है तो मीडियम में H+ आयन होंगे, H+ आयन एसीटेट आयन से कंबाइन होंगे और एसिटिक एसिड बना देंगे, इजंट इट? और उसका कांस्टेंट होगा 1/Ka। मुझे बताइए दोनों स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं? एसीटेट आयन कंबाइन विद H+ आयन, और तुम्हें पता है इसका Ka जो है 10⁻⁻5 के अराउंड होता है, तो इसका मतलब 1/Ka तो 10⁵ हो गया। इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन काफी ज्यादा आगे की तरफ जा रही है। मुझे बताइए दोनों इक्वेशन समझ में आई या नहीं? मैम हम्म, मैम एक बार और बता दीजिए। ये पहला तो हमने सॉल्ट लिया, उसकी सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन लिखी। अब ये तक तो हम समझ करते आ आ गया। रहे हैं कि एसीटेट आयन H+ आयन से कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बनाता है।
इसका रिवर्स जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, जब एसीटेट आयन डिसोसिएट हुआ H+ और एसीटेट आयन। तो मैम वो K 1/K हो जाएगा, बस इतना ही है ना? हाँ हाँ, और इसका K ऑलमोस्ट 10⁻⁵ होता है। इसका मतलब इस रिएक्शन का K क्या हुआ, 10⁵ हो गया, विच इज टू लार्ज, यस मैम। है ना। अब मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, तो इसने S बनाया और इसने S बनाया, और इसमें से जो X है वो यूज हो गया, ये कितना बचा S - X, तो ये कितना बनेगा X, और फिर से हम क्या कहेंगे, S - X इज नियरली 0 बाय, बिकॉज सेकंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा, सेकंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। S K equilibrium is too large, so reaction will be more in forward direction. Almost all acetate ion combine with H+ ion to give acetic acid. अब जरा इन दोनों स्टेप का KSP into 1/Ka का प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन थी एसीटेट आयन एंड सिल्वर आयन, और 1/Ka का फॉर्मूला क्या होगा, एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय H+ आयन एंड एसीटेट आयन। मुझे बताओ ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया? नो, हम इनको ऐड कर रहे हैं तभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, हमने क्या किया, इसका जो कांस्टेंट था और इसका जो कांस्टेंट था उनको, उसकी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो KSP यहाँ क्या था, एसीटेट आयन इनटू सिल्वर आयन, ऐड नहीं कर रहे हैं। और सेकेंड वाले इक्वेशन का भी जो 1/Ka था, एसिटिक एसिड बाय H+ आयन एंड एसीटेट आयन, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, इसका भी और इसका भी। यहां से ये कैंसिल, KSP by Ka, सिल्वर आयन इज S, जो कि सॉल्युबिलिटी वी वांट टू फाइंड आउट, और जो एसीटेट आयन था, एसिटिक एसिड था, दैट इज X बाय H+ आयन, और हमें पता है S और X नियरली सेम है, उसको क्या लिख सकते थे हम, KSP by Ka is S² by H+ आयन। So what is solubility? H+ आयन KSP by Ka का रूट। तो अगर मीडियम एसिडिक है तो सिल्वर एसीटेट में ये इक्वेशन आ जाएगी, और जो भी H+ आयन कंसंट्रेशन है वो लगाओ और निकालो। तुम देख रहे हो सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा, जितना H+ आयन ज्यादा। ये था solubility of silver acetate in acidic medium। हमें सॉल्व कैसे किया तो समझ आ गया, लेकिन मतलब हम इसमें ऐड कर रहे हैं इक्वेशन को, यही है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हम, इक्वेशन को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके के को। हम मैथमेटिकली तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लेकिन वैसे जो देखा जाए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। KSP की वैल्यू ये थी, 1/Ka की वैल्यू ये थी, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमने दिस इनटू दिस किया ना। मतलब कि वैसे हम मतलब एक चीज को डिराइव करना चाहते हैं तो उसको निकालने का तरीका है, तरीका है, फॉर्मूला डिराइव किया मैंने, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट S with the known values। अंडरस्टूड मैम। ऐसे में तो एसिडिक मीडियम में एसीटेट आयन कंज्यूम हो जाएंगे। अगर एसीटेट आयन कंज्यूम हो गए, और बहुत ज्यादा कंज्यूम होंगे क्योंकि सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो अगर यहाँ से ये चीज हट जाएगी तो इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम होता तो ये दोनों ही कंज्यूम नहीं होते, ना ये कंज्यूम होता ना ये कंज्यूम होता। जब दोनों ही कंज्यूम नहीं होते फिर एक ही इक्वेशन रह जाती। जसजीत, यहाँ Ka का रोल क्या था, Ka का रोल मैं इसको ना एक बार फिर से बताती हूँ, अब ध्यान से सुनना। ये है सिल्वर एसीटेट और इसका कांस्टेंट है KSP,
it is giving acetate ion and silver ion in solution, right? अब इसमें मीडियम में अगर H plus ion है तो acetate ion will readily combine with H plus ion to give acetic acid. और इस रिएक्शन के कांस्टेंट को हम 1/Ka कहेंगे. It is reverse of dissociation constant. तुम्हें पता है ना dissociation constant क्या होता है? When acid dissociate to give acetate ion and H plus ion, this is called Ka. तो रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट को 1/Ka कहेंगे. और हमें पता है एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अराउंड 10⁻⁵ होता है. तो इसका मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट 10⁵ होगा, विच इज टू लार्ज. अब इसके अकॉर्डिंग जब हमने इक्वेशन लिखी तो 1/Ka इज एसिटिक एसिड बाय एसीटेट आयन एंड H plus आयन. मुझे बताओ यहाँ तक ठीक है? Yes, और ma'am. KSP क्या था? KSP was acetate ion and silver ion. यही था. तो हमने क्या करना है, हमने दोनों का प्रोडक्ट लेना है. दिस इनटू दिस किया तो क्या होगा? KSP इनटू 1/Ka किया तो दिस इनटू दिस करना पड़ेगा ना. ये एसीटेट आयन कंसंट्रेशन, ये सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इनटू एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन एंड H plus ion, राइट? यहां तक ठीक है? ये कैंसल. Yes. और सिल्वर आयन कंसंट्रेशन क्या है? S. इट इज S क्योंकि तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है. और इस S का X पार्ट H plus आयन से कंबाइन हो रहा है और ये X बना रहा है. और क्योंकि 1/Ka ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट सारा एसीटेट आयन इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा. मतलब कि S minus X is nearly 0 and S will be equal to X. ऐसा कब होता है? जब ये सारी के सारा रिएक्टेंट, ये सारा का सारा रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाए तो ये बचेगा ही नहीं. एक्सक्यूज मतलब S minus X is nearly 0. हाँ बोलो. मैं पहली इक्वेशन में ये सारे डिसोसिएट कर गए ना आयंस में. सारा नहीं किया, सॉलिड पड़ा हुआ है. अगर सारा होता तो इक्विलिब्रियम नहीं हो. इक्विलिब्रियम का मतलब उसका ईच एंड एवरी कंपोनेंट विल बी देयर. ठीक है? ऑलमोस्ट, नॉट सारा, काफी सारा. S minus X जो है बची हुई कंसंट्रेशन है एसीटेट आयन की, जो कि बहुत कम है क्योंकि मीडियम में जो H plus आयन अभी भी पड़े हुए हैं. इसका मतलब उसने ऑलमोस्ट सारे एसीटेट आयन को कंबाइन करके एसिटिक एसिड तक पहुंचा दिया होगा क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, 10⁵ है. तो यहाँ इसके X की जगह हम क्या लिख सकते थे? S. Yes. और ये क्या बन गया? S² by H plus आयन KSP by K. सो हमें तो S तक पहुंचना था ना. ये क्या हो गया? रूट ऑफ KSP by K. ये रिलेशन आया समझ में? मतलब कि अगर तुम्हें दिया हो सिल्वर एसीटेट की कंसंट्रेशन निकाली है व्हेन द pH is 2, तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर H plus आयन 10⁻⁻² लगाना है, KSP और Ka की वैल्यूज लगानी है, बस आ जाएगा S. हम ये H पॉजिटिव KSP by Ka से ऐड हो रहा है कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई. यहाँ पर ऐसे है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तले जाने के लिए. दिस विल बी S² by H. मैम इसमें क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, बस और एसिड बन रहा है क्योंकि H और पॉजिटिव एसिड बन रहा है. हाँ बिल्कुल, यही बता रही हूँ मैं कि कई बार क्या होता है कि हम तो सॉल्युबिलिटी निकालना चाह रहे थे आयंस की, बट वो आयन रिएक्शन में मीडियम के हिसाब से कुछ और में चेंज हो गया. अब तक हम निकालते थे कि AgCl था, वाटर में डाला, इसने सिल्वर आयन बनाया और क्लोराइड आयन बनाया, ना तो ये वाटर से रिएक्ट किया ना ये वाटर से रिएक्ट किया, बस S² कर दिया. बट व्हाट इफ द सॉल्ट, स्पेशली अनायन के साथ ही ऐसा होता है, अनायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट, या तो वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाए या एसिड से रिएक्ट कर ले, जैसे कि यहाँ हुआ, तब सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड होती है. हाँ अगर ये मीडियम बेसिक होता ना, तब ना तो ये रिएक्ट करता ना ये रिएक्ट करता. ये तो खुद बेस है, ये बेस से थोड़ी रिएक्ट करेगा. तो अगर मान लो मीडियम बेसिक है, इफ इट इज बेसिक मीडियम, तो सिल्वर एसीटेट की कोई रिएक्शन नहीं होने वाली. ये एसीटेट आयन एज इट इज पड़ा रहेगा, सिल्वर आयन एज इट इज पड़ा रहेगा. इसकी सॉल्युबिलिटी S, ये S, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? KSP is S² if medium is basic. तो तुम्हें सिल्वर सॉल्ट की, सिल्वर एसीटेट की सॉल्युबिलिटी एसिडिक और बेसिक मीडियम के दो फॉर्मूला पता चल. अगर हमें जस्ट कंपेयर करना होता तो हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी एसिड में सबसे ज्यादा, फिर वाटर, और सबसे कम बेसिक मीडियम. रिलेशंस भी अलग अलग थे.
ये कुछ स्पेशल केसेस थे जहां पर अनायन रिएक्ट किया था। नॉर्मली जो पिछला पार्ट किया ना उसी में से क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ रेयरली ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम बेस में कम क्यों होगी सॉल्युबिलिटी? बेस में ये भी आगे रिएक्ट नहीं कर रहा, ये भी आगे रिएक्ट नहीं कर रहा, ऐसे ही हो रहा है। पर हमने पर फॉर्मूला सबसे वाटर से पहला कम एक क्यों निकाला। एक सेकेंड, हमने पहला एक फॉर्मूला किया था इसका, ये वाला नहीं, एक मिनट, ये वाला। ये क्या बता रहा है? सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH। अगर OH ज्यादा हुए तो सॉल्युबिलिटी वैसे ही कम हो जाएगी ना। अच्छा, यस मैम। समझ में आया? दूसरी यस मैम, चीज समझ तो आ गया। बताती हूँ प्रैक्टिकली कि वाटर में ये कंज्यूम हो रहा है, जब भी प्रोडक्ट कहीं कंज्यूम हो जाए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। यस मैम। दूसरा, एसिडिक मीडियम में सॉल्युबिलिटी और बढ़ गई क्योंकि एसिटेट आयन ऑलमोस्ट सारा ही H+ आयन से कंबाइन कर गया। यस मैम, समझ आ गया। है ना? बेसिक मीडियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों एज इट इज पड़े हुए हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम। तो ये याद ही रखना कि जो सिल्वर के एसिड के साथ ऑर्गेनिक एसिड के जो सॉल्ट है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा होती है, बेसिक मीडियम में सबसे कम होती है। रीजन के साथ तुम्हें पता चल गया होगा ही। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट, इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर। ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला पार्ट खत्म हुआ है। अब बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले बाकी के आगे कर लेना। ऋषिका, नीट में शायद क्वेश्चन आए पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, और समटाइम्स दे मे आस्क। बहुत पहले एम्स में तो आए हैं इसके क्वेश्चन, अब तो एम्स और ये कॉमन ही हो गया ना नीट। यस मैम। बट यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। यस मैम, समझ तो आ रहा है। एसिड बेस इंडिकेटर। सबसे पहले इंडिकेटर तुम्हें पता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन, तुमने दोनों के नाम जरूर पढ़े होंगे, और 10th में तो इंडिकेटर का पूरा टॉपिक था ना, लिटमस सॉल्यूशन, ये सब इंडिकेटर ही थे ना। यस मैम। फिनोफ्थलीन को हम HIN शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और मिथाइल ऑरेंज को हम MEOH लिखते हैं। हालांकि इसका फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, बस इसको इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है और फिनोफ्थलीन एक वीक एसिड। और जितने भी इंडिकेटर हैं ये सारे ही या तो वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे। ऑल इंडिकेटर्स दे आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस केमिकली। हाँ बोलिए। अभी जो MEOH है इसी को मिथाइल ऑरेंज करें। मैंने शॉर्ट में एब्रिविएशन लिखा है इसका, तो बहुत लंबा सारा नाम है ना, और ये जो शॉर्ट में लिखा है। ओके, मतलब ये HIN ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म है फिनोफ्थलीन की। H का मतलब कि ये एसिड है, वीक एसिड है, और OH का मतलब ये वीक बेस है। दैट्स इट। ओके मैम। एक्चुअल स्ट्रक्चर नेक्स्ट ईयर करोगे, ऑर्गेनिक में आएगी, अभी तो तुम समझ ही नहीं पाओगे स्ट्रक्चर्स को। सो केमिकली इंडिकेटर्स आर आइदर वीक एसिड, मतलब इनके इक्विलिब्रियम तो रहेंगे ना, वीक एसिड और वीक बेस। और इनका जो कलर है, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट का कलर डिफरेंट होता है। जैसे MEOH अगर डिसोसिएट हो तो ये वाला कैटायन और ये वाला अनायन देगा, OH आयन। और फिनोफ्थलीन अगर डिसोसिएट हो तो डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और IN नेगेटिव देगा। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, और यहाँ भी ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया ना, तो ये इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म है। मैम ये ME क्या है? शॉर्ट में लिखा है ME, मिथाइल ऑरेंज का नाम लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। ये बेस होता है, वीक बेस होता है, इसलिए हमने आगे OH लगा दिया। ये इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। जैसे फिनोफ्थलीन है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ये कलरलेस होता है, और आयोनाइज्ड फॉर्म में ये पिंक कलर का होता है।
इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है ये पेल येलो होती है और आयोनाइज्ड फॉर्म इसकी रेड होती है। रेड होती है जब थोड़ा सा ज्यादा आयन प्रेजेंट हो, पिंक टू रेड। जितना कम होगा ना उतना लाइटर होता जाएगा और फिर पिंक नजर आएगा। So chemically indicators are either weak acid or weak base and their unionized form and ionized form. Their unionized and ionized form have different color. Have different color. और इनके इक्विलिब्रियम इक्वेशन के कांस्टेंट को KIN कहा जाता है। इसको KIN, इसको भी हम KIN कहते हैं। KIN is indicator constant. मैम तो मैम ये आयोनाइज मतलब वीक में भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग में ही होंगे? अभी तो हमने वाटर में लिया है। ओके अभी तो हमने एक्वा सॉल्यूशन में कोई वीक एसिड का जैसे डिसोसिएशन लिखते हैं ना वैसे ही लिखा है। ओके मैम। पहले बताइए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पता चला थोड़ा सा? यस मैम। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना तो ये सफिशिएंटली आयोनाइज तो नहीं होंगे प्योर वाटर में, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट फुली डिसोसिएट होते ही नहीं है, बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। सो इन aqueous solution they remain almost in unionized form. Right? In aqueous solution they will be very less ionized because they are weak electrolytes. But अगर कहीं pH चेंज हो जाए तो इनमें कलर चेंज आते हैं। वो कैसे आते हैं? सबसे पहले मैं फिनोफ्थलीन का एग्जांपल लेके बताती हूँ। Excuse me, ma'am. Ma'am, I was disconnected. Ma'am, एक बार previous slide दिखा दोगे? एसिड बेस इंडिकेटर ही शुरू किया बेटे अभी मैंने, इससे No, ma'am. पहले तो उसके पहले मैम आपने बताया था ना मैम कि बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है। इंडिकेटर नो नो मैम। नहीं, सॉल्ट एनालिसिस। अच्छा ये यस मैम, यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। सो इसी को लेके मैं फिनोफ्थलीन का एग्जांपल बता रही हूँ। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर HIN, इसका कांस्टेंट KI है। अब देखिए अगर मीडियम एसिडिक है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्टेड? एट हाई H+ आयन कंसंट्रेशन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी इस मीडियम में? ये कॉन्जुगेट बेस है और ये वीक एसिड है। ये कलरलेस है और ये पिंक है। तो बताइए एट हाई H+ आयन कंसंट्रेशन कौन सी चीज मीडियम में ज्यादा होगी? इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, बैकवर्ड्स, है ना। तो HIN अपीयर, color of HIN will appear which is colorless. So at very high pH this solution will be colorless due to HIN. Almost HIN ही पड़े रहेंगे, dissociated तो होगा ही नहीं। और at low H+ आयन concentration या basic medium में ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बेस क्या करेगा? इसमें से H+ आयन निकाल देगा फॉरवर्ड। सो कलर ऑफ पिंक हो जाएगा। कलर ऑफ IN नेगेटिव अपीयर एंड इट टर्न पिंक। इसका मतलब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर कलर कब देगा? जब मीडियम क्या होगा? बेसिक, सफिशिएंटली बेसिक। सो फिनोफ्थलीन will give color, ही पढ़ा होगा जरूर तुमने, will give pink color
when medium is sufficiently basic. मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? यस मैम। अब ये देखा गया है कि जो सॉल्यूशन में वीक एसिड भी पड़ा हुआ है और उसका कॉन्जुगेट भी पड़ा हुआ है, और जो कलर हमें जब नजर आता है मीडियम में किसी भी चीज का कलर, तो ऑलमोस्ट उसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम ज्यादा हो तब उसका कलर हमें नजर आएगा। मान लो HIN और IN नेगेटिव दोनों जो है सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं और दोनों में से एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो अब तो नजर आएगा ही, पर कितनी कंसंट्रेशन पर हमें कलर चेंज नजर आता है, किस कंसंट्रेशन पर हमें इसका कलर चेंज नजर आता है, वो भी पता होनी चाहिए ना। अब मान लो अगर हमें इंटरमीडिएट कलर दिया और मिडिल पॉइंट पर कलर क्या आएगा? मिडिल पॉइंट क्या होगा? जब हाफ ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज को मिडिल पॉइंट कहते हैं, और इस पर उसका कोई इंटरमीडिएट कलर होगा। जब H प्लस आयन किसके बराबर हो जाएंगे? सॉरी, तब क्या होगा? HIN और IN नेगेटिव बराबर हो जाएंगे। अब हम मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखें, तो दिस विल बी H प्लस आयन इंडिकेटर आयन बाय HIN। तो ये पता है हमेशा हम हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट, मिडिल पॉइंट किसको कहते हैं? व्हेन हाफ ऑफ द एसिड इज डिसोसिएटेड या हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, यही कहते हैं ना। तो मिडिल पॉइंट पर इसका इंटरमीडिएट कलर आएगा, जिसपे क्या होगा कि जो अनआयोनाइज्ड पार्ट और आयोनाइज्ड पार्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। अगर ये सेम हो जाएंगे तो क्या होगा? KIN विल बी इक्वल टू H प्लस आयन। तो एक ऐसी H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी जब इसका कोई इंटरमीडिएट कलर नजर आएगा, वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इसके कांस्टेंट से पता चल जाएगी। तुम्हें हर वीक एसिड या वीक बेस का कांस्टेंट दिया होता है ना, तुम्हें KIN दिया होगा, तो जितना KIN होगा उतनी ही H प्लस आयन कंसंट्रेशन पर हमें कौन सा कलर नजर आएगा? इंटरमीडिएट कलर नजर आएगा, जिसमें कलरलेस HIN और IN नेगेटिव 50-50% प्रेजेंट होंगे। मुझे बताओ पहले तो यहां तक समझ में आया? मैम मैम यहाँ वीक एसिड जिसको हम कह रहे हैं डिसोसिएटर वो HIN है ना? हाँ, HIN। तो किसी एक पर्टिकुलर, हाँ क्या इस कलर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे आ गया है? ये कलर तो हमें नजर आएगा ना, कि अगर मान लो हम किसी मीडियम का pH चेंज करते गए, हमने फिनोक्सिलिन लिया और ऊपर से हम उसमें H प्लस आयन डालते गए, तो किसी एक H प्लस आयन कंसंट्रेशन पर हमें ये कलर नजर आएगा। तो वो कंसंट्रेशन कितनी होगी वो यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें। या अगर तुमसे पूछा जाए कि फिनोक्सिलिन इस सॉल्यूशन में इंटरमीडिएट कलर कब देगा, तो हमें फिनोक्सिलिन का KIN पता है, ठीक है। जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी H प्लस आयन कंसंट्रेशन आने पर फिनोक्सिलिन का कलर, ये इंटरमीडिएट कलर आ जाएगा। तो ये ह्यूमन आई से आइडेंटिफाई हो सकता है इसका मतलब? हाँ, हम देख सकते हैं इसको। यहां तक बताइए, कुछ पता चला? यस मैम। यस मैम। है ना, हमारे पास दो एक्सट्रीम एंड आ गए, क्या? एक कलरलेस और एक पिंक कलर, ठीक है ना, और एक इंटरमीडिएट कलर। अब देखिए इधर फिर से आते हैं हम इसी इक्वेशन पर। HIN गिविंग H प्लस आयन, IN नेगेटिव आयन और KIN इसका इंडिकेटर। अगर हम इस पे अपना फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है HIN, ठीक है। यहाँ से H प्लस आयन का फॉर्मूला निकालें तो ये आ जाएगा KIN into HIN by IN नेगेटिव। और अगर इसका नेगेटिव लॉग लेके pH का फॉर्मूला निकालें तो pH विल बी pKIN माइनस log ऑफ HIN by IN नेगेटिव, या फिर प्लस करके क्या फॉर्मूला हो जाएगा? log ऑफ IN नेगेटिव by HIN, ठीक है। जब ये 50% इंटरमीडिएट कलर आने वाला है तब ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी। log 1 विल बी 0, pH विल बी pKIN।
तो अगर तुम्हें PKIN दे दिया जाए और पूछा जाए किस pH पर इंटरमीडिएट कलर आ जाएगा, तो सीधा ये आंसर बता सकते हो ना, इंटरमीडिएट कलर अपीयर at PKIN. यस। मैम मैम यहाँ पर जितने भी pH आएंगे वो मतलब वो एक वैल्यू थी ना 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जहाँ पे 14 होता है 25 pH डिग्री, टोटल। 25 डिग्री हाँ जी पर सारे 25। एक्सपेरिमेंट। हाँ। तो मतलब इसमें वही होएगा ना। अब अगर मान लो HIN डोमिनेट कर रहा है तो सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। अगर IN नेगेटिव डोमिनेट कर रहा है तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है IN नेगेटिव की, तो कलर पिंक या रेड की तरफ चला जाएगा। मतलब अगर जो भी कंसंट्रेशन, जिस भी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वही कलर हमें ज्यादा नजर आएगा। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि डिस्टिंक्शन करने के लिए कि आइदर HIN और IN नेगेटिव ज्यादा है, ये देखा गया है कि जो रेशो है HIN by IN नेगेटिव रेशो, this should be equal to or greater than 10 if color of HIN appear or IN negative by HIN, it should be greater than or equal to 10 if color of IN negative appear। मुझे बताओ ये समझ में आया? डिटेक्शन के लिए जैसे तुम टाइट्रेशन करोगे ना, लाइट पिंक कलर देखते हैं, बहुत ही हल्का सा पिंक कलर, मतलब नीचे ना व्हाइट पेपर लगा देते हैं उसके फ्लास्क के नीचे, ताकि हमें जैसे ही पिंक कलर आए हमें नजर आ जाए। तो वो कलर आने के लिए मिनिमम कंसंट्रेशन इस रेशो में होनी चाहिए कि अगर HIN 10 टाइम्स ज्यादा है इंडिकेटर से तो हमें HIN का कलर नजर आने लग जाएगा, वॉट एवर इट मे बी। अभी जैसे फिनोफ्थिलीन के लिए कलर ऐसे, पर किसी और के लिए हो सकता है कोई कलर आ जाए, जैसे ब्लू लिटमस, रेड लिटमस सोल्यूशन होते हैं, उनके कुछ कलर आ जाए। इसी तरह से अगर IN नेगेटिव और HIN की कंसंट्रेशन मोर देन और इक्वल टू 10 है तो हमें IN नेगेटिव का कलर नजर आएगा। सो एक कलर थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा तो हमें उसका डिस्टिंक्ट कलर नजर आएगा। आइदर IN नेगेटिव थोड़ा ज्यादा हो तब उसका कलर आ जाएगा, अगर थोड़ा सा HIN ज्यादा हो तो उसका कलर आ जाएगा। इंटरमीडिएट कलर क्या आएगा? जब दोनों बराबर अमाउंट में होंगे। ये स्टेटमेंट आई समझ में? Yes, ma'am. इसका मतलब कि जो कलर हमें कब नजर आएगा किसी भी चीज का, व्हेन pH इज PKIN प्लस माइनस 1, क्योंकि अगर ये रेशो 10 टाइम्स है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये रेशो 10 टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो pH की रेंज है वो PKIN प्लस माइनस 1 है। इस रेंज में एक एंड पर IN नेगेटिव का कलर आएगा तो दूसरे एंड पर किसका कलर नजर आएगा? HIN। तो एक रेंज हमारे पास आ गई, pH की रेंज हमारे पास आ गई, इसको pH रेंज भी कहते हैं, PKIN -1 या PKIN +1। दिस इज द pH रेंज ऑफ इंडिकेटर। दिस इज pH रेंज ऑफ इंडिकेटर कि इंडिकेटर इस pH रेंज में कोई कलर देगा। जैसे कि फिनोफ्थिलीन के लिए ये pH रेंज अराउंड 8 to 9.8, मतलब 8 से लेकर 10 के बीच में होती है। जब ये फिनोफ्थिलीन में 9.8 आती है ना, तब कौन सी चीज ज्यादा होगी? IN नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। जब ये 8 के अराउंड होगी तो HIN नजर आएगा। समझ रहे हैं? जितना बेसिक होता जाएगा उतना ये ज्यादा होता जाएगा, जितना कम बेसिक होता जाएगा उतना ये ज्यादा नजर आएगा। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए टाइट्रेशन का। पिंक, अच्छा हाँ, इस रेंज में पिंक कलर 9.8 के अराउंड आता है। जैसे कि यहां पर हमने लिया एक एसिड, उसमें डाल दिया फिनोफ्थिलीन, यहां से ब्यूरेट से हमने स्ट्रॉन्ग बेस डालना शुरू किया, यहां से बेस डालना शुरू किया।
हमने इसकी रीडिंग नोट कर ली और इस बेस की नॉर्मेलिटी नोन थी, N1 नॉर्मेलिटी वाला बेस हमने लिया, और जो एसिड था उसकी नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता थी, वो हमें निकालनी है। एसिड का सपोज हमने 10 मिलीलीटर लिया। मुझे बताओ ओरिजिनली इस एसिड में जब HIN डाला तो उसका कलर क्या होगा? कलरलेस, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो कलर देता ही नहीं है। अब यहां से हमने ड्रॉप वाइज बेस डालना शुरू किया और धीरे धीरे ये एसिड न्यूट्रलाइज होने लगा। एक स्टेज आई इक्विवेलेंस पॉइंट। एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? HIN's concentration will be equal to that of ion negative. वैसा नहीं, इक्विवेलेंस पॉइंट उसको कहते हैं व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस एडेड will be equal to gram equivalent of acid present. टाइट्रेशन कर रहे हैं हम टाइट्रेट कर रहे हैं। टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? when all acid is neutralized by base. Equivalence point when acid is neutralized by base completely. Acid is completely neutralized by base. हो गया? अभी तो हमें कलर आया ही नहीं, यहां तक तो नहीं आएगा कलर। हमने बेस, हमें नहीं पता अभी कि ये रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, हम ड्रॉप वाइज डालते गए। बट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद if we add 1 drop of base, further adding 1 drop of base, क्या होगा? पिंक कलर आ जाएगा। पिंक कलर आ जाएगा। जो मीडियम का कलर क्या हो जाएगा? मीडियम क्या हो जाएगा? बेसिक। Solution will be basic and color of IN negative will appear. This is called end point. ये तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में बताया था ना मैंने, टाइट्रेशन में इक्विलिब्रियम में करवाऊंगी, वही टाइट्रेशन है। दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या है? जब हमें कलर नजर आया। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? जस्ट बिफोर द एंड पॉइंट जो स्टेज थी वो इक्विवेलेंस पॉइंट थी। हमारे इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस कम आना चाहिए। मतलब मान लो कि हम बेस का जब 12 मिलीलीटर बेस ऐड किया एट इक्विवेलेंस पॉइंट, तो 12.1 मिलीलीटर पर एंड पॉइंट आ जाना चाहिए। ये नहीं कि तुम बड़ा धड़ाधड़ 1 मिलीलीटर डालते जा रहे हो, फिर तो रॉन्ग हो गई ना टाइट्रेशन। तो जब भी टाइट्रेशन करते हैं शुरू में चाहे तुम 2-3 मिलीलीटर डाल दो, पर उसके बाद हमें ड्रॉप वाइज बेस डालना चाहिए, क्योंकि हमें एंड पॉइंट से पहले और एंड पॉइंट के बाद की स्टेज को अज्यूम करना है। एंड फॉर द सेफर साइड हम क्या करेंगे? जब इसमें 1 ड्रॉप एसिड दोबारा डाल देंगे, फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो हमारा जो डिफरेंस है इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट का, वो 1 ड्रॉप का ही होना चाहिए। मुझे बताओ, समझ में आई? मैम मेरे 12 ml क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला कि मान लो हम ब्यूरेट से जब डाल चुके हैं, तो यहाँ पर आने पर 12 मिलीलीटर बेस डालने के बाद जब हमने 1 ड्रॉप और बेस डाला तो मीडियम का कलर आ गया। तो मैम ये जो 12, हाँ बोलो। तो ये जो 12 है मतलब वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम आया ना? हाँ वो काम आया। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर बेस 12 मिलीलीटर, तो हम ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे ना, N1V1 is N2V2। हमने एसिड कितना लिया वो तो हमें पता ही है। एसिड की नॉर्मेलिटी पता नहीं थी हमें, ये निकालना था हमें, ये हमें पता है, ये हमें पता है। और ब्यूरेट से 12 मिलीलीटर डालने के बाद हमें एंड पॉइंट नजर आया तो हमें V1 भी पता है। पर ऐसा ना हो कि एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट तो 12 मिलीलीटर हो और हम बड़े आराम से इसमें 3-4 मिलीलीटर और डाल दें, 15 मिलीलीटर डाल दें और कहें अब तो कलर आ गया। तो हमने जो 3 मिलीलीटर एक्स्ट्रा डाल दिया ना, वो रॉन्ग था ना, हमारी टाइट्रेशन रॉन्ग हो जाती है। सो इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट दे शुड बी हैव नियरली सेम वैल्यू। मतलब जो वॉल्यूम हम डाल रहे हैं हमें इतना एक्यूरेटली डालना चाहिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हर ड्रॉप के बाद हमें कलर चेंज का पता चलता है। ये थी टाइट्रेशन, जब हमने एक एसिड को बेस से टाइट्रेट किया। यहां तक क्लियर हुआ? तो जब हम इसमें पीएच कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट को ही ले लेंगे ना? नहीं, अभी पीएच की तो बात ही नहीं कर रही मैं, अभी तो मैं टाइट्रेशन में इसका रूल बता दूं। ओके। वो पीएच कैसे निकालेंगे बताती हूँ। पहले बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। है ना?
अब हमारा एसिड और बेस दोनों अगर स्ट्रांग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो हमने यहाँ बेस वीक लिया होता तो क्या होता? मान लो हमने बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया होता और HCl ये लिया होता। जब हम शुरू में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे थे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और फिर उसमें हम वीक बेस डालते जा रहे हैं। सपोज इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट। उसके बाद हमने एक ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला इसमें, क्या मीडियम सफिशिएंटली बेसिक होगा? एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, ऊपर से इसके अंदर कॉमन आयन पड़ा हुआ है और कॉमन आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट ही नहीं होने देगा। इसका मतलब उसमें OH आयन इतने होंगे ही नहीं कि ये डिसोसिएट होके पिंक कलर दे पाए। अब हमें बहुत ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा। इसका मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट तो खराब हो गया ना हमारा। हमें बेस का एग्जैक्ट वॉल्यूम तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें तो पता तब चलता जब कलर आता। कलर आया नहीं। कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि बेस हमारा वीक था। बेस वीक था, डिसोसिएट ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं चला कलर का। ना कलर का पता चला ना इक्विवेलेंस पॉइंट का। इसका मतलब क्या हुआ कि phenolphthalein indicator is not suitable in the titration of weak base. Phenolphthalein, ये जरूर पढ़ा होगा तुमने, phenolphthalein indicator is not suitable in titrations of weak base, क्योंकि ऐसे में वीक बेस लेने पर उसके एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा। लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इवन सोडियम बाइकार्बोनेट से भी नहीं होता, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट भी इतना ज्यादा बेसिक नहीं है। सोडियम कार्बोनेट से टाइट्रेशन हो जाती है, NaOH से हो जाती है, बाइकार्बोनेट से नहीं होती, क्योंकि ये इतना ज्यादा बेसिक नहीं है। मुझे बताओ, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए, जो आ सकता है कहीं भी एग्जाम में। मैम मतलब हमने इसमें वो जो फिनोल्थरीन है वो हमने डाला है इसमें, एसिड में डाला ना, ऊपर से बेस डाल रहे हैं। हमने तो एज्यूम किया था जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी एक ड्रॉप बेस की डालेंगे तो फिनोल्थरीन का कलर आ जाएगा। हाँ जी पर अगर बेस इतना वीक है कि उसकी एक ड्रॉप से OH आयन उतने मिले ही नहीं, तो फिनोल्थरीन का जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, आयन नेगेटिव आयन ज्यादा बनेंगे। बेस कौन सा, मतलब जो हम डाल रहे हैं ऊपर से वो डाल वीक रहे हैं ब्यूरेट से, जो टाइट्रेशन में ले रहे हैं। टाइट्रेशन पता है ना, व्हेन एसिड इज टाइट्रेटेड विद अ बेस। अगर हम HCl को NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं तो फिनोल्थरीन इंडिकेटर इज बेस्ट, क्योंकि जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी एक ड्रॉप भी बेस डालेंगे आ जाएगा कलर। लेकिन वो इसमें डिसोशिएट ही नहीं होगा तो पता ही नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा तो यहाँ वीक बेस अगर है तो वीक बेस से सफिशिएंट OH आयन मिलेंगे ही नहीं, इसका कलर नहीं आएगा। कलर नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, विल बी ब्लैंक कि एंड पॉइंट कब आया पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारा बेस डालने के बाद एंड पॉइंट आएगा, फिर तो ये स्टेटमेंट गलत होगी ना हमारी। इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स आर सेम। ओके मैम, ओके। तो ये वो है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर कि कौन सी टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर लेना चाहिए। तो फिनोल्थरीन इंडिकेटर को यूज करना चाहिए, चाहे एसिड वीक हो स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेस शुड बी स्ट्रॉन्गर। For phenolphthalein indicator, it is suitable in the titration of any type of acid, but with strong base. हमने It is not suitable for weak base. हाँ, इसमें कॉमन आयन कैसे लगाया था जो आप कह रहे थे ना, NH4Cl? कॉमन आयन इससे कि क्योंकि जब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो इसमें अमोनियम क्लोराइड है। यस मैम। और जब हम एक ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लेंगे तो ये होगा ना मिक्सचर, और ऐसे में अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो डिसोसिएट ही नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आयन अमोनियम आयन पड़ा हुआ है जो पहले से बना हुआ है सॉल्ट। पर जो सॉल्ट है वो तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है ना, या डिसोसिएटेड फॉर्म? नहीं, वो तो डिसोसिएटेड है ना। अमोनियम क्लोराइड तो किसी भी एक में स्ट्रांग हो तो डिसोसिएट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। ओके। तो अमोनियम क्लोराइड तो डिसोसिएटेड है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विलिब्रियम है। ओके मैम, ठीक है, ये थी हमारी टाइट्रेशन फिनोल्थरीन इंडिकेटर की। अब ये नोट कर लिया सबने? मैम मिडिल पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट में मेन डिफरेंस क्या है? मिडिल पॉइंट है जब हाफ ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड आर न्यूट्रलाइज्ड। इक्विवेलेंस पॉइंट है जब पूरा हो चुका है। ओके, पूरा हो जाए। हाँ, हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट पर तो ये बफर सॉल्यूशन होगा ना, ये वाला। इसमें पीएच का चेंज ही बहुत कम आएगा, बताऊंगी तो मैं इसका। आगे देखते हैं। अगर ये मेथाइल ऑरेंज होता
तो इसके अनायन का कलर रेड होता, इसका कलर पेल येलो होता। अगर मीडियम एसिडिक है, इफ मीडियम इज एसिडिक, H+ आयन ज्यादा है, तो हमें कलर किसका नजर आएगा? मिथाइल ऑरेंज का। कलर ऑफ Me positive will appear, but in basic medium, H+ ion are less, OH ions are more. अगर OH ion ज्यादा हुए, कॉमन आयन ज्यादा हुआ, तो ये पहला इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्टेड होगा? बैकवर्ड। कलर ऑफ MeOH will appear, कलरलेस ही नजर आता है, लाइट येलो कलर का। इसका मतलब इसके अंदर अगर हम मीडियम, हमारा जैसे टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, और टाइट्रेशन में हमने यहाँ पर ले लिया है बेस NaOH, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज उसमें डाल दिया, तो कलर क्या होगा? पेल येलो। ऊपर ब्यूरेट से अब हम HCl डालना शुरू करते हैं, तो बताइए क्या होगा? जब हम HCl डाल चुके होंगे एट इक्विवेलेंस पॉइंट, कोई कलर नहीं नजर आएगा, वही पेल येलो ही रहेगा। HCl जिसकी नॉर्मेलिटी N1V1 और जो बेस हमने लिया सपोज V2 मिलीलीटर का था, बट एट एंड पॉइंट क्या होगा? जैसे हम HCl की एक ड्रॉप डालेंगे, इसका OH आयन निकल जाएगा, ये डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, Me+ आयन अपीयर एट एंड पॉइंट, कलर ऑफ Me पॉजिटिव अपीयर। हाँ, और इसका पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे और डालेंगे रेड होता जाएगा। बट ये एसिड इतना एसिडिक होना चाहिए कि इसकी एक ड्रॉप से इतने H+ आयन मिल जाए कि OH आयन को यहां से हटा दें। समझ रहे हो? इसके एंड पॉइंट की एक्यूरेसी के लिए एसिड शुड बी सफिशिएंटली एसिडिक, दिस शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये वीक एसिड होता, समझ लो, अगर ये एसिडिक एसिड होता, इस सॉल्यूशन में इसका एसिटेट आयन प्लस एसिडिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता, जब ये अगर वीक एसिड होता तो इस सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड के साथ सोडियम एसिटेट होता, एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता, मीडियम में उतने H+ आयन मिलते ही नहीं कि OH आयन को हटा पाए और सफिशिएंट Me पॉजिटिव बना पाए, कलर ही नहीं नजर आएगा ना। काफी ज्यादा वॉल्यूम डालने के बाद कलर नजर आएगा। इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज सुटेबल इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं तो अगर हमने वीक एसिड लिया होता तो हमारे एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस आ जाता और हमारी टाइट्रेशन रॉन्ग हो जाती। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ? यस मैम। अब जैसे कि हाँ, वीक एसिड की टाइट्रेशन में कोई भी इंडिकेटर इतना सूटेबल नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ HCl + NaOH, दूसरा लिख रही हूँ मैं HCl + अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है एसिटिक एसिड + NaOH। Which indicator will be suitable in first titration? बताओ इन दोनों में से। मिथाइल ऑरेंज। दोनों यूज नहीं कर सकते। अगर मैम दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों आ जाएगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं। एंड फिनोफ्थलीन बोथ आर सुटेबल, पर सेकंड वाले के लिए मिथाइल ऑरेंज। और थर्ड वाले के लिए फिनोल्फिलीन। मतलब एसिड इंडिकेटर। अगर कोई वीक एसिड है तो उसके लिए एसिड इंडिकेटर लेना पड़ेगा। अगर ये वीक बेस है और एसिड स्ट्रॉन्ग है
तो फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मैम अगर वीक एसिड वीक बेस हो फिर प्रॉब्लम आएगी ना टाइट्रेशन फिर में? प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं है। यस मैम। पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वी हैव लार्ज रेंज ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का आई थिंक प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। मैम सेकंड केस में बेस इंडिकेटर यूज किया ना? सेकंड में बेस इंडिकेटर यूज किया। और मिथाइल ऑरेंज के लिए अगर हम अपना फॉर्मूला लगाना चाहें तो ये आएगा ना, के इंडिकेटर इज Me पॉजिटिव OH नेगेटिव बाय MEOH। ठीक है, और इसके मिडिल पॉइंट के लिए, मिडिल कलर के लिए, एट मिडिल पॉइंट क्या आएगा, KIN विल बी OH नेगेटिव या PKIN विल बी POH। बिल्कुल उसी तरह से मिडिल पॉइंट पर कलर के लिए। और pH रेंज यहाँ भी वही प्लस माइनस। अब मैं तुम्हें कुछ टाइट्रेशन ग्राफ्स दिखाती हूँ। मैम एक बार जो वापस आगे बता दो, इंडिकेटर कैसे सिलेक्ट करें आपने? इंडिकेटर मैंने अभी अभी तुम्हें सारी जो हिस्ट्री बताई कि मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है और ये तभी डिसोसिएट होगा जब मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक हो। फिनोफ्थलीन एक वीक एसिड है, ये तभी डिसोसिएट होगा जब मीडियम में स्ट्रांग बेस हो। सेकेंड वाले में एसिड इज स्ट्रांग, तो स्ट्रांग एसिड के लिए कौन सा इंडिकेटर डिसोसिएट हो रहा है स्ट्रांग एसिड में? जो वीक बेस है। वीक बेस को डिसोसिएट करने के लिए मीडियम हाईली एसिडिक होना चाहिए ना। और जो स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस कब रिक्वायर्ड होता है? जब किसी वीक एसिड को ज्यादा डिसोसिएट करवाना हो। हाँ जी, हम समझ गए। समझ गए? यहां तक क्लियर हुआ सबको? मैम इसके टाइप, हाँ बोलो। मतलब कि यहाँ एक एसिड में जैसे HCl लिया तो उसमें मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, ऐसे है ना? हाँ, और मैम ये मिडिल पॉइंट पे हमने दोनों काटे हैं ना? मिडिल पॉइंट वो जब ये दोनों बराबर के हो। ओके। सो मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करके तुम्हें वो ग्राफ्स दिखा रही हूँ। ठीक है, यहां तक लिख लिया ना सबने? ठीक है, सो 2 मिनट वेट करना। स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, अब ये एक टाइट्रेशन का हम कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, तो इधर देखिए, ये टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अभी हमने ओरिजिनली इसमें लिया था, ये देखिए यहाँ सामने लिख रखा है 40 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl लिया। कितने मिलीमोल्स लिए? 40 इंटू 0.1 मतलब 4 मिलीमोल्स लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम 0.1 मोलैरिटी वाला NaOH ब्यूरेट में लेके डालना शुरू कर रहे हैं। इधर देखिए, अब स्टार्टिंग में जो pH थी कितनी थी? स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 मोलर। जो मर्जी वॉल्यूम ले लो, उसका pH तो 1 ही है ना। मुझे बताओ स्टार्टिंग की pH कितनी है? 0.1 मोलर HCl का pH कितना है? 1। ये रहा 1। अब इसमें हम NaOH डाल रहे हैं 0.1 मोलैरिटी वाला। पहले हमने डाला 10 मिलीलीटर, इसकी pH बढ़ गई 1.22। फिर हमने 20 मिलीलीटर डाला, 1.48 हो गई। फिर हमने 30 मिलीलीटर, कैन यू इमेजिन, 10 मिलीलीटर बेस डाल रहे हैं हम, और ये 1.85 हो गई। फिर 35 मिलीलीटर डाला, 2.18 हो गई। 39 मिलीलीटर डाला। धीरे धीरे हम कम वॉल्यूम डालना शुरू कर रहे हैं ना। और हमने ऑलरेडी इसके अंदर इंडिकेटर डाला था फिनोप्थलीन, ये इंडिकेटर डाला हमने। अगर अच्छा, उसके बाद मैं इंडिकेटर तो बाद में बताती हूँ तुम्हें। 39.5 है,
तो 3.2 हो गई। 39.75 मिलीलीटर है 3.5 होगी। 39.9 मिलीलीटर है 3.9 होगी। 39.95 मिलीलीटर है pH 4.2 की। तुम मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो यही आएगी। 39.99 है तब भी 4.9 है। एंड देखो जरा 0.01 मिलीलीटर जैसे डाल के 40 किया, ये पूरा को न्यूट्रलाइज हो गया ना। द होल एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय बेस और पीएच क्या हो गई 7। इस 7 से जस्ट बिफोर पीएच क्या थी, वो 0.01 मिलीलीटर के डिफरेंस पर पीएच क्या थी 4.9। और 40.01 डालने के बाद, इतना बेस डालने के बाद सडनली पीएच क्या हो गई 9.4। तुम देखो अराउंड इक्विवेलेंस पॉइंट ये जो रेंज है पीएच का चेंज कितना ड्रास्टिक हुआ ना। सॉरी यहां से देखें तो कैन यू हियर मी, सुनाई दे रहा है? यस मैम। तो तुमने देखा ये था हमारा एंड पॉइंट, जब इक्विवेलेंस पॉइंट, जब एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट बेस के बराबर हो गए। उससे जस्ट बिफोर 0.01 मिलीलीटर के डिफरेंस पर पीएच 4.9 मीडियम वाज सफिशिएंटली एसिडिक, और 0.01 मिलीलीटर बेस डालने के बाद पीएच 9.4 हो गई, सफिशिएंटली बेसिक। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला होता, सपोज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला होता नीचे वाला, और ये NaOH में डाला होता, तो इसका कलर रेड होता। जब ये किसमें था मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर रेड होता, जब ये किसमें था HCl। हम HCl की टाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब HCl को इस फ्लास्क में ले रहे हैं और ऊपर से इसमें डाल रहे हैं NaOH। अब जरा स्टार्टिंग में देखो क्या है। जब शुरू में HCl था तो pH 1 थी, ये pH का ग्राफ है वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड के साथ। शुरू में pH 1 थी, जैसे जैसे हम बेस डालते गए इसकी pH बढ़ती गई, ये देखिए बढ़ रही है। हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया, जब हमने 40 मिलीलीटर HCl में 20 मिलीलीटर कहाँ गया 20 मिलीलीटर NaOH डाल दिया, ये हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट है। हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH 1.48 थी, तो अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ पर आ जाएगी 1.48 pH पर, हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट। हम डालते गए हम 40 तक आ गए, 40 है। जैसे ही हमने मीडियम 40 किया, ये देखो ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं ना, ये नीचे का ये जो ड्रॉप नजर आ रहे होंगे तुम्हें 0.01 मिलीलीटर 0.0 इस तरह से डालते जा रहे हैं। और जैसे ही ये मीडियम 7 हुआ, मिथाइल ऑरेंज का तो कलर आ जाएगा, क्योंकि 7 भी मिथाइल ऑरेंज के लिए मीडियम क्या हो गया बेसिक। जैसे ही पीएच हमारी 7 से 9.4 हुई, इसमें कलर क्या आ गया पिंक कलर, सॉरी येलो कलर। ये येलो कलर किसकी वजह से आया, अभी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आ गया। मिथाइल ऑरेंज का एमी पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में तो पूरा डिसोसिएटेड था, लेकिन जैसे ही मीडियम बेसिक हुआ, मतलब ये 9.4 हुआ, इसका इधर चला गया और सिर्फ यही रह गया। तुम देख रहे हो यहाँ से रेड से ये कैसे चेंज होता जा रहा है नियरली एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इसका ये वाला बीच वाला, जब pH 7 थी, दिस इज द एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट से थोड़ा सा पहले ही, 4.9 के अराउंड ही मीडियम इतना एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की जो रेंज है इसकी मिडिल कलर की रेंज, ये 3 to 4 के आसपास है, मतलब 3 to 5 की रेंज में है। इसका मतलब जैसे ही मीडियम का pH जस्ट बिफोर द एंड पॉइंट 5 हुआ, मिथाइल ऑरेंज अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। और अगर हमने फिनोल्फ्थालीन लिया होता, HCl में डाला होता, इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट के बाद 9.4 pH हुई, यहाँ कहीं 9.4 pH हुई, तो उसका कलर क्या आ गया पिंक। देखो पहले कलरलेस है, जब 8 pH है तब कलरलेस है, लेकिन जैसे ही हमने 7 के बाद 0.01 मिलीलीटर डाला 9.4 pH होगी, तो ऑब्वियसली इसका कलर इसमें आ जाएगा ना, रेड वाली रेंज में। सो फिनोल्फ्थालीन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग फिनोल्फ्थालीन क्या बता रहा है, फिनोल्फ्थालीन का कलर कब आता है, जब pH यहाँ के अराउंड हो, मतलब 9 और 10 के बीच में pH आए।
और मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर तब आता है जब ये पीएच रेंज ये 3 to 5 के बीच में हो। अगर ये 3 to 5 से ज्यादा हो गई पीएच तो मिथाइल ऑरेंज अपने येलो कलर में आ जाएगा। और फिनोफ्थलीन की पीएच अगर 8-9 से कम हुई तब ये कलरलेस हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि इस टाइट्रेशन में ये जो ग्राफ आया बड़ी लंबी लाइन आई एंड पॉइंट में पीएच चेंज की, क्योंकि पीएच का चेंज एंड पॉइंट के पास बहुत ज्यादा होता है, 7 से 10 और 7 से 5। समझ रहे हो? इसका मतलब कोई भी इंडिकेटर इस पूरी रेंज में कितने सारे इंडिकेटर हैं जो अपना कलर चेंज शो करेंगे, कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ करेगा, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो जब हम NaOH का 0.01 मोलर से कम डाला था तो मीडियम सफिशिएंटली एसिडिक था, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर अपना कलर दिखाने लग जाएंगे। और जब हमने एक ड्रॉप और डाल दिया तो मीडियम इतना बेसिक हो गया कि जो इंडिकेटर बेसिक मीडियम में कलर चेंज शो करते थे वो सारे कलर देते। तो इसका मतलब देयर इज अ लार्ज रेंज ऑफ इंडिकेटर्स फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया जितना भी बताया मैंने? मैम इंटरमीडिएट कलर कैसे शो होगा फिर? ये तो इतना बड़ा चेंज हो जाएगा, 7 के बाद सीधा 9.4 और कोई 7 कलर के तो आएगा, कलरलेस से कलर आ रहा है, इमीडिएट आ रहा है, वो भी 0.01 मिलीलीटर डालने पर। यस मैम। तो मैम वो तो मैम फिर सीधा ही वो कलर मैम मींस मैम जो हमारा हम यहाँ पर इंडिकेटर की पीएच नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पर मीडियम का एंड पॉइंट निकाल रहे हैं। और एंड पॉइंट वो है जब कलर आए। तो जब हमने 39.9 तक हमारा था पीएच तब कोई कलर नहीं आया था मिथाइल ऑरेंज वगैरह का। मिथाइल ऑरेंज का कलर अभी नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हमने 0.01 मोलर डाला 7 हो गया मिथाइल ऑरेंज के लिए, ये रेंज एसिडिक है, कलर आ गया इसका, रेड से पिंक हो गया, क्या पिंक से सॉरी येलो हो गया। मान लो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन यहाँ तक अनडिसोसिएटेड है क्योंकि ये वीक एसिड है। ये डिसोसिएट कब होगा? जब मीडियम क्या हो? फिनोफ्थलीन कलर कब देता है? जब मीडियम क्या हो? जब एसिड बेसिक। तो ये यहाँ कलर नहीं है, यहाँ कलर नहीं है ना, ये आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट। और उसके बाद हमने 0.01 मिलीलीटर बेस और डाला है, तुम देखो पीएच कितनी हो गई है, 9.4। इमीडिएट इसका कलर आ जाएगा ना। हाँ जी। तो हम कहेंगे 0.01 मिलीलीटर से पहले वाला जो स्टेप था वो इक्विवेलेंस पॉइंट था। ओके मैम, ठीक है मैम। ठीक है। अब मान लो हमने मिथाइल ऑरेंज लिया, मिथाइल ऑरेंज लिया, जब तक मीडियम एसिडिक था इसका कलर क्या था? रेड। यस मैम। जैसे ही 7 हुआ ये कलरलेस हो गया, या जो पेल येलो पिंक ये हो गया येलो कलर का। तो हमें पता चल गया ना। हाँ जी मैम। जिस वॉल्यूम पर इसका कलर येलो हुआ वही एंड पॉइंट था, और उससे जस्ट बिफोर क्या था? इक्विवेलेंस पॉइंट। यस मैम। इसका मतलब यहाँ पर इतनी सारी चेंज हो रही है पीएच में नियर एंड पॉइंट। इसका मतलब कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं। कोई बेसिक इंडिकेटर होता तो एसिडिक मीडियम में कलर दे देता, कोई एसिडिक इंडिकेटर होता तो बेसिक मीडियम में कलर दे देता। देयर इज अ लार्ज रेंज, 4.9 से 9.4 हो रही है। तो एंड पॉइंट के अराउंड जितना लार्ज चेंज होगा पीएच का उतनी ही हमारे लिए पीएच की रेंज बेटर हो जाएगी। देखो कलर विल अपीयर बिटवीन पीएच 4 to 10, और इसमें तो सारे इंडिकेटर आ जाते हैं। कोई इंडिकेटर 4 पे कलर देगा तो कोई 5 पे देगा, कोई 6 पे देगा, कोई 7 पे देगा, कोई 8 पीएच पे देगा, कोई 10 पीएच पे देगा। पर हमें तो सिर्फ 0.01 वॉल्यूम के डिफरेंस पर ही इतना पीएच रेंज आ गया। हाँ जी मैम, ये वाला मैं समझ गया, है ना। अब मान लो हमारा एसिड अगर वीक होता, अगर एसिड वीक होता तो हमें कौन सा इंडिकेटर लेना पड़ता? अगर हमने जो एसिड लिया वो वीक था और बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर था, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा इंडिकेटर बेटर होता है? मैम स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन होता है। फिनोल्फथलीन को बेसिक मीडियम में यूज करते हैं, पहले बता दिया ना मैंने। तो क्योंकि हम एसिड वीक ले रहे हैं और बेस स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, तो हमने जब वीक एसिड लिया था और उसमें फिनोल्फथलीन डाला था, कलरलेस था, कोई कलर नहीं था उसका। फिनोल्फथलीन का बेसिक मीडियम में कोई कलर नहीं था, ठीक है। और इसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं। सपोज हमने जो एसिड लिया था वो एसिटिक एसिड, सपोज ये एसिटिक एसिड था और ये NaOH था। अब सुनने जरा ध्यान से, स्टार्टिंग में हमने 0.1 मोलर एसिड लिया है, इसकी pH 3 है। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह है उससे हमने pH निकाली 3। नाउ वी हैव एडेड NaOH। अब इसमें थोड़ा सा NaOH डाला, pH बढ़ेगी ना। अब हमारे पास क्या आ गया?
एसिड प्लस उसका सोडियम सॉल्ट, तो इनिशियल स्टेजेस पर ये सॉल्यूशन क्या बन गया? मैम बफर। बफर है। अब हम डालते गए, ये था इसका मिडिल पॉइंट। जब हम 20 मिलीलीटर डाल चुके हैं, 40 मिलीलीटर में 20 मिलीलीटर NaOH डाल चुके हैं, इट इज हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट। दिस Yes, इज ma'am. हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट। और हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट में बफर सॉल्यूशन में इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है ना। pH is pKa plus log of salt by acid, याद है? सॉल्ट है ये और ये है एसिड, और ये 1 हो गया। pH will be pKi। तो दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बफर इस ग्राफ का। इस ग्राफ में ये जो लाइन थी ना, इसका मिडिल पॉइंट हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट है। जब हम 20 मिलीलीटर क्या डाल चुके हैं? बेस। अब जब हमने 40 मिलीलीटर बेस डाला, अब तुम बताओ 40 मिलीलीटर डालने पर ये मीडियम में सिर्फ क्या होगा? सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट होगा। Yes, ma'am. तुम्हें बताओ ये सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो इसके एंड पॉइंट पर pH क्या होगी? जब मीडियम में सिर्फ सॉल्ट होगा तब मीडियम का pH क्या होगा? जब हम 40 मिलीलीटर NaOH 0.1 मोलैरिटी वाला, बेसिक होगा pH 7 से तो ज्यादा। मीडियम बेसिक होगा ना। 40 Yes, मिलीलीटर ma'am. 0.1 डालें, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने किया था। दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, दिस विल मेक द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक। इसका मतलब इसका जो एंड पॉइंट है उस पर pH 7 से ज्यादा आएगी। मतलब 40 मिलीलीटर पर जो चेंज आया pH का वो ये वाला था, और इस pH का जो चेंज है उसका मिडिल पॉइंट उसके एंड पॉइंट का pH होगा। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 9। ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसके एंड पॉइंट पर pH बेसिक साइड में होगी। तो इसका मतलब इसमें वही इंडिकेटर लेंगे जो बेसिक मीडियम में कलर देंगे। बड़ा सिंपल सा मैं इसका अगर बताऊं तो, कि ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो इसकी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पर मीडियम विल बी बेसिक। So only those indicator can be used which give color in basic region. और basic region में कलर कौन देते हैं? phenolphthalein indicator। ये देखो 8.8 है इसकी pH। तो जब भी Maybe you're not audible. Yes, ma'am. You are not audible.
हाँ, ये बीच में कुछ कनेक्शन इश्यू हो गया था। तुम्हें ग्राफ कहाँ तक सुनाई दे रहे थे? अब सुनाई दे रहा है कुछ? यस मैम। तुम्हें ग्राफ कहाँ तक पता चले थे? आपने कहा था ना जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो हाफ में होगा, वहां तक हमने आपकी वॉइस क्लियर थी। क्लियर थी ना? यस मैम। तो इसी तरह से अगर हमारी टाइट्रेशन होती वीक बेस की, मैं यही बता देती हूँ तुम्हें, सॉरी कुछ इश्यू हो रहे हैं इसमें। हाँ, तो देखिए ये तो अगर हमारे पास बेस वीक होता, बस और 2-3 मिनट की क्लास है, वीक बेस होता और उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे होते, जैसे कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और उसको टाइट्रेट कर रहे हैं HCl से। कहने का मतलब हम यहाँ फ्लास्क में ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ऊपर से डाल रहे हैं HCl। समझ में आया? और ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मीडियम बेसिक है तो थोड़ा सा पीएच इस तरफ है, 11 है मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की पीएच, एंड वी आर एडिंग HCl, तो पीएच कम होगी ना? कम होगी। क्यों? HCl डालने पर ये क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड और थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा होगा, तो ये क्या बन जाएगा? बफर। यस मैम। अब ये बफर है, ये स्टेज क्या होगी? मिडिल पॉइंट ऑफ बफर। जब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बराबर हो गई और इस पर पीएच क्या होगी? 14 माइनस pKb, हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट, हाफ ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब ये स्टेज थी जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये चेंज आया। अब मुझे बताओ इस स्टेज पर अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है, सारा बेस न्यूट्रलाइज हो चुका है एसिड से। मीडियम क्या होगा? मैम एसिडिक। एसिडिक, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। और इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा ना, ये मिडिल पॉइंट, इसका पीएच एसिडिक साइड में होगा, इसका पीएच 5.27 के अराउंड होगा। इसका मतलब जब भी ये टाइट्रेशन करेंगे नियर एंड पॉइंट पीएच विल बी एसिडिक लेस देन 7। इसका मतलब इस पीएच में 5.27 पीएच में के बाद मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा? मिथाइल ऑरेंज विल अपीयर रेड, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कलर देता है। तो अगर एंड पॉइंट पर मीडियम एसिडिक है तो विल प्रेफर टू यूज विच इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज। अगर नियर एंड पॉइंट पर पीएच बेसिक साइड में है विल प्रेफर विच इंडिकेटर? फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। और इन ग्राफ का जो मिडिल पॉइंट है वो हमें बताता है पीएच अराउंड एंड पॉइंट, पीएच अराउंड इक्विवेलेंस पॉइंट। तो तुमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ग्राफ में ये रेंज, ये वाली जो रेंज थी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कोई भी इंडिकेटर ले सकते थे, एसिडिक भी और बेसिक भी। पर यहाँ पर क्या है, नियर एंड पॉइंट पीएच जो है वो एसिडिक साइड में जा रही है, तो हमें वही इंडिकेटर लेने पड़ेंगे ना जो एसिडिक मीडियम में कलर दें। इसी तरह से जब हम बेस स्ट्रॉन्ग ले रहे थे तब एंड पॉइंट पर पीएच 7 से ज्यादा आ रही थी, तो हम वो इंडिकेटर लेंगे जो 7 से ज्यादा पीएच पर कलर चेंज शो करे। तो तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाएगा कि अगर मान लो ये टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हम कौन सा इंडिकेटर लेंगे, तुम्हें इंडिकेटर का KIN दिया होगा, ठीक है, या PKIN दिया होगा। PKIN विल बी पीएच। तो जो PKIN है उसके अराउंड पीएच अगर आती है एंड पॉइंट पर तो वो इंडिकेटर सूटेबल। ये क्वेश्चन KVPY में भी एक बार आया हुआ कि बताइए अगर एंड पॉइंट पर पीएच ये आ रही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर सूटेबल। तो कौन से इंडिकेटर सूटेबल होंगे विद देयर PKI वैल्यू। देख लो किसकी PKI वैल्यू जो गिवन पीएच है एंड पॉइंट की उसके आसपास आ रही है। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। थोड़ा बहुत टाइट्रेशन का आइडिया लग गया होगा। मैम वो जो एकदम से जैसे 4 to 5 to 7 जा रहा था पीएच,
मतलब उसका मतलब कि उसको न्यूट्रलाइज करने में जा रहा है अभी बेस। जब न्यूट्रल हुआ था 7 थी, NaCl था। हाँ जी मैम। उससे पहले वो क्या था, HCl का तो pH काफी कम होगा ना, एसिडिक है। और उसके बाद क्या था मीडियम में, सिर्फ NaOH। ये तो मैम जो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हुआ उसका मतलब क्या है? डायरेक्टली नहीं, NaOH पूरा का पूरा पड़ा होगा ना मीडियम में। ओके मैम। तो पूरा का पूरा अगर NaOH पड़ा हुआ तो मीडियम सफिशिएंटली बेसिक नहीं हो जाएगा। अगर हमारा वीक बेस होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता, साथ में पड़ा हुआ अमोनियम क्लोराइड, क्या वो इतना H+ OH आयन देता? डिसोसिएट ही नहीं होता वो तो। पर NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड पॉइंट के बाद उसका थोड़ा 0.01 मिलीलीटर भी डाला ना, दैट विल बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। मतलब अब यहाँ वो मीडियम में सिर्फ HCl ही है। डिसोसिएशन जल्दी हो जाती है जब सारा न्यूट्रलाइज हाँ। हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद मीडियम सफिशिएंटली एसिडिक हो गया, क्योंकि देयर इज हाँ ओनली जी HCl, मैम। उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है वहां पर। पर अगर एसिडिक एसिड है तो उसको रोकने के लिए एसिडेट आयन पड़े हुए हैं, वो डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो मीडियम एसिडिक हो ही नहीं पाया उतना। ओके मैम, अंडरस्टूड मैम। ठीक है ना? यस मैम, तो अंडरस्टूड। ये थे हमारे टाइट्रेशन ग्राफ। आई होप कि कुछ तो थोड़ा बहुत पता चला होगा। जब आगे तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे इनको और अच्छे से, तो शायद और क्लैरिटी आएगी। पर अभी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कलर कैसे आते हैं, एंड पॉइंट से पहले और बाद में कैसे कलर आते हैं, आई थिंक उसका कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा।